सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। दिस इज हिमांशु मोर। सो आज हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारे लास्ट थ्री टॉपिक्स बचे थे। सो आज हम ये तीनों कवर करने वाले हैं और चैप्टर का एंड होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स, देन सेकंड है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एंड उसका लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ equilibria of sparingly soluble salts. So solubility equilibria of sparingly soluble salt, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आयनिक सॉलिड शोज डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो स्टूडेंट, इसमें आयनिक सॉलिड जब वाटर में डाले जाते हैं तो सबकी जो सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होती है। कुछ सॉल्ट्स इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ बहुत कम डिजॉल्व होता है। तो ये डिफरेंस उनके आयंस के नेचर और फोर्सेस पर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट है सम सॉल्ट आर हाईली सॉल्युबल, फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, कुछ सॉल्ट्स वाटर में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, इन्हें हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड वाटर में डालने पर क्विकली आयंस में ब्रेक हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सम सॉल्ट आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, जैसे लिथियम एंड फ्लोराइड। सो कुछ सॉल्ट्स वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होता है, इसलिए उन्हें स्पेरिंगली सॉल्युबल या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे लिथियम फ्लोराइड, इसका जो एग्जांपल है कि जो वाटर में सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में डिजॉल्व होता है। ना फोर्थ पॉइंट ये बताता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स डिपेंड्स ऑन लैटिस एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी। सो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी मेनली स्टूडेंट्स दो एनर्जाइज पर डिपेंड होती है। एक है लैटिस एंथैल्पी एंड देन सॉल्वेशन एंथैल्पी। सो लैटिस एंथैल्पी में क्या होता है, जो क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करके यानी तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है ब्रेक करने के लिए। एंड उसके बाद जो सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है, उसमें जब वाटर में मॉलिक्यूल्स आयंस को सराउंड करके उन्हें स्टेबलाइज करता है ना, तो तब एनर्जी रिलीज होती है। अगर स्टूडेंट्स सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो और लैटिस एंथैल्पी कम हो तो सॉल्ट इजीली डिजॉल्व हो जाता है। सो नॉन लैटिस एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी होल्डिंग आयंस टुगेदर इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि लैटिल एंथैल्पी, यहाँ पे देखना अच्छे से, लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो क्रिस्टल लैटिस में आयंस को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड करके रखती है। तो स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होंगी उतना ही सॉल्ट को हम ब्रेक करके आयंस में करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड उसके बाद सॉल्वेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे देखना अच्छे से कि सॉल्वेशन एंथैल्पी भी वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब आयंस सॉल्वेंट होते हैं। आयन सॉल्वेंट यानी कि यूजुअली जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, और उनके अराउंड सराउंड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो आयंस जो होते हैं आयन सॉल्यूशन में स्टेबल हो जाता है। ना फॉर सॉल्ट टू डिजॉल्व, सॉल्वेशन एंथैल्पी must be greater than lattice enthalpy. So here you can see that salt डिजॉल्व होने की कंडीशन, किसी सॉल्ट के डिजॉल्व होने के लिए सॉल्वेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो होता है वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए। तो तब जाके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयन को इजीली क्रिस्टल से अलग कर देते हैं और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना लेता है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, सॉल्वेशन एंथैल्पी इज यूजुअली नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज। सो सॉल्वेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है क्योंकि सॉल्वेशन एंथैल्पी जो होती है वो जनरली नेगेटिव होती है, क्योंकि उसके जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब आयंस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है और हीट रिलीज होती है, जिस कारण से सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है ना। स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान देना, ये पॉइंट्स, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। हाँ, जैसे किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सिर्फ उस सॉल्ट पर नहीं है, जो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करती है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स आयंस को डिफरेंट स्ट्रेंथ से सराउंड करते हैं, इसलिए जो सॉल्युबिलिटी वो चेंज हो जाती है। देन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेशन एंथैल्पी इज स्मॉल। कैसे, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे जो बेंजीन है, तो जो बेंजीन आयंस के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं बना पाते हैं, इसलिए सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है, सॉल्वेंट एंथैल्पी का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। सो देयरफॉर
ionic salt do not dissolve easily in non-polar solvents. Now the fourth point is solubility of each salt is different and depends on the temperature. So हर सॉल्ट की solubility different होती है और टेम्परेचर चेंज होने पर भी solubility चेंज हो सकती है. तो जनरली टेम्परेचर बढ़ने पर जो टेम्परेचर बढ़ने पर कई सॉल्ट्स की solubility इंक्रीज हो जाती है. Now classification of salts of based on solubility. So here you can see that first point soluble salt जो कि solubility से ज़्यादा ग्रेटर है 0.1, दैट इज़ मोलर मास, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो ये एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, जो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में सॉल्ट्स को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो सकता है. अगर कोई सॉल्ट वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाई होती है, और अगर मुश्किल से डिजॉल्व होता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है. तो इसी बेसिस पर सॉल्ट्स के 3 जनरल कैटेगरीज़ है, जिसको 3 जनरली कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. सो पहला जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, देन स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, एंड उसके बाद स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, जो सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट क्या बताता है कि ऐसा सॉल्ट जो वाटर में बहुत इजीली डिज़ोल्व होता है और उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होती है और उन्हें सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं. तो अगर 1 लीटर वाटर में 0.1 मोल से ज़्यादा, ठीक है, 0.1 मोल से ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है तो वो सॉल्ट सॉल्युबल कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, और क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी सोडियम क्लोराइड है, ठीक है. उसके बाद जो है पोटेशियम नाइट्रेट है. तो ये सॉल्ट वाटर में इजीली डिसॉल्व होकर आयंस प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्युबिलिटी जो उसकी है वो 0.0 m मोल्स माइनस 0.1 मोल्स इतने भी होती है. सो यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनना, कि कुछ सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में. अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.0 m से 0.1 m के बीच हो तो उसे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं. तो ये सॉल्ट मॉडरेट लेवल पर डिजॉल्व होता है. जैसे जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, सो ये वाटर में डिजॉल्व होता है लेकिन बहुत हाई अमाउंट में नहीं होता है, इसलिए इसको स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के कैटेगरी में रखा जाता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम विद देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक ऐसा सॉल्ट जो वाटर में बहुत कम होता है, यानी वो बहुत कम डिजॉल्व होता है, और जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल से कम होती है, तो उन्हें स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं. मतलब ये सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत छोटे क्वांटिटी में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है एंड बेरियम सल्फेट है. तो स्टूडेंट्स ये दो याद रखना कि सबसे पहले जो सिल्वर क्लोराइड है वो जो है, इस रिएक्शन में देखना कि AgCl सिर्फ थोड़ा सा आयोनाइज होता है, इसलिए सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है. सॉरी, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, ठीक है. तो ये फोर्थ पॉइंट है जिसमें इस रिएक्शन में देखना कि AgCl सिर्फ थोड़ा सा आयोनाइज होता है, इसलिए सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है. तो ऐसे सॉल्ट जो वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होते हैं और जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.0 m से कम होती है, उन्हें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं. मतलब ये सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत छोटी क्वांटिटी में आयंस प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम विद देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो यहाँ पे देखना जो स्टूडेंट, जब कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में वाटर ऐड किया जाता है तो उसका जो थोड़ा पार्ट डिजॉल्व होता है ना, तो और बाकी सॉलिड फॉर्म रह जाता है. तो इस सोल्यूशन में अच्छे से देखना कि डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है. तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसको ध्यान से देखना. यहाँ पे आपको जो AgCl डिजॉल्व होकर आयंस बनाते दिखेंगे. कुछ AgCl डिजॉल्व होकर आयंस बनाता है और कुछ आयंस वापस सॉलिड AgCl बना देते हैं. तो जब दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल हो जाती है ना,
तब एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो इस कंडीशन में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मैं बताऊँ तो स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट में अपने सॉलिड फॉर्म और डिसॉल्व आयंस के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो जब दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल हो जाती है ना, तो एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। सो स्टूडेंट, कंसिडर अ स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक बेरियम सल्फेट इन वाटर। सो केमिस्ट्री में कुछ सॉल्ट वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है ना, तो जबकि सॉल्ट बहुत कम डिजोल्व होता है, ऐसे सॉल्ट को स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बेरियम सल्फेट। सो बेरियम सल्फेट एक स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है। जब BaSO4 यानी जो बेरियम सल्फेट है वाटर में जब डाला जाता है तो उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट डिजोल्व होता है और बाकी सॉलिड फॉर्म में बाकी सॉलिड जो है वो फॉर्म में रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्ट और डिसॉल्व आयंस के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है। नाउ इट फॉर्म्स इक्विलिब्रियम विथ आयंस। सो यहाँ देखना जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि जब बेरियम सल्फेट थोड़ा सा वाटर में डिजोल्व होता है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, मैं एक यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा हो, तो यहाँ पे जो BaSO4 है जो सॉलिड बेरियम सल्फेट है, एंड जो Ba है वो बेरियम आयंस इन एक्वास सोल्यूशन है, और SO4 2- जो सल्फेट आयन इन एक्वास सोल्यूशन है। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल होती है, मतलब आयंस दोबारा कंबाइन होकर सॉलिड क्या बनाते हैं, सॉलिड बेरियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है ना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, सो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, इस इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यूज़ किया जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है वो ये है। तो यहाँ पे देखना जो Ba2+ है बेरियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और SO4 2- है जो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एंड BaSO4 जो सॉलिड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है हमें कि इक्विलिब्रियम में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से रिलेटेड होती है। सो सिंस सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट इट इज इंक्लूडेड इन द कांस्टेंट। सो केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेरियम सल्फेट है एक सॉलिड सब्सटेंस है, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, इसलिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में उसको यूजुअली इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। नाउ द न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन रिमूव कर दे तो जो न्यू कांस्टेंट मिलता है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। जिसमें जो बेरियम सल्फेट के केस में देखें तो जो बेरियम सल्फेट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है जब सॉल्यूशन सैचुरेट कंडीशन में हो। यानी KSP बताता है कि कोई स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में कितना डिजोल्व होता है। अगर KSP वैल्यू स्मॉल होती है तो सॉल्ट बहुत कम सॉल्युबल होगा, अगर KSP रिलेटिवली लार्ज होता है तो सॉल्ट जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। सो हमारा सेकेंड टॉपिक पहले स्टार्ट हो गया ना। तो सेकेंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो कि मैंने पहले इसमें समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है KSP, ठीक है, जो केमिस्ट्री में मैंने बताया कि वाटर में बहुत कम डिजोल्व होता है, ऐसे सॉल्ट पैरेंटली सॉल्युबल होता है, जिसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP कहते हैं। तो जब कोई स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होता है तो वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। तो उसका एक एग्जांपल भी दिया था मैंने यहाँ पे बेरियम सल्फेट के थ्रू, ठीक है। जो यहाँ पे जो BaSO4 होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन में Ba2+ आयंस और SO4 2- आयंस बनते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है जिसे हम KSP कहते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वैल्यू ऑफ KSP फॉर BaSO4 at 298 Kelvin and the KSP value equals to 1.1 into 10⁻⁻10. So you can clearly see that हर स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट के KSP वैल्यू अलग होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे बेरियम सल्फेट है,
जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। और KSP जो 1.1 इंटू 10⁻⁻1, इसका मतलब है कि जो बेरियम सल्फेट है वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होता है, क्योंकि उसका जो KSP वैल्यू जो है, KSP वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल KSP यानी वेरी लो सॉल्युबिलिटी और लार्ज KSP यानी जो हायर सॉल्युबिलिटी। सो यू कैन सी दैट थर्ड पॉइंट, if molar solubility S, then so here you can see जो एग्जांपल दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोलर सॉल्युबिलिटी। तो मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितने मोल्स को कितने मोल्स ऑफ सॉल्ट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं। तो इसे जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, डिसॉल्व होता है, तो उसमें देखना स्टूडेंट्स कि 1 मोल BaSO4 डिसॉल्व होने पर होता है और 1 मोल Ba2+ बनेगा और 1 मोल SO4 2- बनेगा। तो इसलिए जो Ba2+ होता है वो क्या है, वो एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मोलर सॉल्युबिलिटी होती है तो उसमें ये बताता है कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्ट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सकते हैं। तो इसलिए इसे हम जनरली एस से रिप्रेजेंट किया करते हैं ना। रिलेशन बिटवीन KSP एंड S2। सो KSP का फॉर्मूला क्या था? KSP का फॉर्मूला जो था KSP इक्वल्स टू ब्रैकेट Ba2+ देन अनदर ब्रैकेट SO4 2-। सो अब हमने देखा कि जो Ba2+ है ये S है और ये भी S है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसके फॉर्मूले में, जो इसको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो KSP इक्वल्स टू S इंटू एस एंड KSP इक्वल्स टू S2। सो मतलब KSP डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये फॉर्मूले की हेल्प में हम स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, calculating solubility. So how we can calculate the solubility? सो यहाँ पे गिवन क्या देना, देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। ये गिवन क्या देना है यहाँ पे, KSP इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻10 एंड उसका जो फॉर्मूला है क्या है, KSP इक्वल्स टू S2 यानी S²। तो यहाँ पे देखना S इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखना स्क्वायर रूट KSP एंड उसके बाद स्क्वायर रूट 1.1 इंटू 10⁻⁻10। सो उसके बाद जो हमारा S निकलेगा वो अप्रॉक्स कितना निकलेगा, 1.05 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर (2). यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर वाटर में सिर्फ 1.05 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स बेरियम सल्फेट डिजॉल्व हुआ है। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए जो बेरियम सल्फेट है वो बहुत कम इसमें सॉल्युबल सॉल्ट है। सो नाउ यू कैन सी सम सॉल्ट प्रोड्यूस मोर देन 2 आयंस ऑन डिसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में कोई स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो आयंस में डिसोशिएटेड हो जाता है। तो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो डिजॉल्व होने पर सिर्फ 2 आयंस नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो KSP है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, उसका कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो KSP एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो बताता है सॉल्ट वाटर में कितना डिजॉल्व हो सकता है। अगर KSP वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और अगर वैल्यू कम है तो कम डिजॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया है, ये एग्जाम्पल जिरकोनियम फॉस्फेट का है। सो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Zr4+3 देन PO4⁻³ एंड ब्रैकेट क्लोज 4। सो जब ये सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो ये जो जिक्रोनियम है वो कितना है, Zr जो है वो 4+ है, 4+ आयंस है, और PO4 3- आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होगा हमारा। सो ये जो एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये यूनिट से 3 जिक्रोनियम आयंस और 4 फॉस्फेट आयंस प्रोड्यूस करता है।
इफ़ मोलर सॉल्युबिलिटी दैट इज़ यस। सो अगर हम कंसिडर कर ले, मान ले कि इस सॉल्ट की मोलरिटी जो मोलार सॉल्युबिलिटी है वो एस है, तो इसका मतलब जो एस मोल सॉल्ट जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है। अब डिसोसिएशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है, ठीक है, जो रिएक्शन मैंने दिया है, तो अगर एस मोल सॉल्ट डिजोल्व होता है तो यहाँ पे देखना जो जेड आर है, जेड आर 4+ आयंस, उसमें क्या है 3s है, एंड जो पी ओ 4 3- है उसमें कितने हैं, उसमें 4s है। सो जिग्रो जिरकोनियम और आयन, जिरकोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो 3s होंगी और फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन 4s होंगी। तो यहाँ पे हम अभी स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जो सबसे पहले देखना है यहाँ पे के का एक जनरल रूल है, के दैट इज के जो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्री। So Ksp that is product of ion concentration raised to their stoichiometric powers. So यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया है, सो स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले, तो इससे हम Ksp में जो यहाँ पे लिखा है, तो इस एग्जाम्पल ये जो चीज़ है ये कैसे है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू है, जिसे जिरकोनियम फॉस्फेट डिसोशिएटेड होकर 3Zr4+ और 4PO4 2- जो आयन बनाते हैं, इसलिए केएसपी एक्सप्रेशन जो होता है वो Zr4+ रेस्ट टू पावर 3 एंड PO4 3- रेस्ट टू पावर 4 होता है। तो और सब्सटीट्यूट करने पर जो वैल्यू निकलेंगे केएसपी की वो 6912 S7 मिलता है। So now here you can see for general salt, for general dissociation of salt MX XY। सो केमिस्ट्री में जब कोई स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होता है तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, इस प्रोसेस को डिसोसिएशन कहते हैं। तो अगर किसी सॉल्ट का जनरल फार्मूला MX XY हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो कैपिटल M है तो कैपिटल M जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटल आयन जो पॉजिटिव आयन होता है, और कैपिटल X जो नॉन मेटल आयन नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल x और y है वो नंबर ऑफ आयंस इन कंपाउंड हमें बताता है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ये होता है, सॉरी यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्ट ब्रेक होकर एक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो एम अल्फा प्लस देता है, तो और ये नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जो एक्स अल्फा माइनस देता है। तो एक एग्जांपल ले हम AgCl रिवर्सेबल Ag+Cl। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक होता है। नाउ वी कैन सी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सो इसमें इस इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी यूज़ किया जाता है ना। तो केएसपी का जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, तो यहाँ पे जो एम अल्फा है मतलब मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताता है, और एक्स जो है वो आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताता है, और स्मॉल एक्स और वाई जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताता है। यानी सिंपल इसका मतलब क्या है कि केएसपी दैट इज़ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। जब सॉल्ट में वाटर डिजोल्व होता है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब केएसपी वैल्यू कांस्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है गिवन जो होता है वो टेम्परेचर पर होता है ना। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें देखना कि मोलर सॉल्युबिलिटी दैट इज़ एस। सो अगर सॉल्ट की मोलर सॉल्युबिलिटी एस हो तो इसका मतलब एस मोल सॉल्ट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर हो रहा है। तो अब डिसोसिएशन इक्वेशन में क्या अकॉर्डिंग आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है, कैसे वो यहाँ पे ये रिएक्शन में दिखाया था मैंने स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन में दिखाया था। अगर एस मोल सॉल्ट डिसॉल्व होता है तो जो एम है
कैपिटल एम इक्वल्स टू एक्स एस होता है, एंड कैपिटल एक्स जो स्मॉल एस वाई होता है, स्मॉल वाई एस होता है। इसलिए के एस पी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखना, के एस पी कैपिटल एस एक्स एंड वाई एस वाई। सो ये फॉर्मूला मोलर सॉल्युबिलिटी और के एस पी के रिलेशन को शो करता है। नाउ अंडर इक्विलिब्रियम दैट इज के एस पी एंड क्यू एस पी। सो सॉल्यूशन में आयंस का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, जिसे हम क्यू एस पी कहते हैं। तो क्यू एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एस पी दैट इज सो ये देखना, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि के एस पी इक्विलिब्रियम कंडीशन का कांस्टेंट वैल्यू है और क्यू एस पी किसी भी मोमेंट पर आयन का एक्चुअल प्रोडक्ट बताता है। तो स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, के एस पी इक्वल्स टू क्यू एस पी। इसका मतलब सॉल्ट ना डिजॉल्व हो रहा है और ना प्रेसिपिटेट हो रहा है। ना स्टूडेंट्स, इफ इक्वल इट शोज प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन डायरेक्शन। सो हेयर अगर क्यू एस पी और के एस पी इक्वल नहीं होते हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तब रिएक्शन डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले केस वन में क्या देखेंगे हम, क्यू एस पी इज़ लेस देन के एस पी। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए और सॉल्ट डिसॉल्व होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस चलेगा। तो अब हम केस टू देखेंगे जिसमें जो क्यू एस पी है इज़ ग्रेटर देन के एस पी, यानी सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ आयंस कंबाइन होकर सॉलिड सॉल्ट फॉर्म करेंगे, यानी ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आवर लास्ट टॉपिक दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट। सो यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स principle, increasing concentration of a common and reduces solubility of salt. सो फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है, केमिस्ट्री में जो कॉमन आयन इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आयनिक की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल यूज़ किया गया है। तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। तो जब किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में सेम आयन, कॉमन आयन ऐड किया जाता है तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वी कैन सी दैट कॉमन आयन इफेक्ट, किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में उसका सेम आयन ऐड करने से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एडेड आयन कंबाइंस विद द अपोजिट आयन एंड प्रेसिपिटेशन अकर्स। सो हेयर जब सॉल्यूशन में कॉमन आयन ऐड होता है तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट अपोजिट चार्ज आयन्स के साथ कंबाइन होने लगता है। तो इस प्रोसेस की वजह से आयंस फिर से सॉलिड सॉल्ट फॉर्म करने लगते हैं। तो जब आयंस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं तो उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर सॉल्यूशन में Na+ क्या है, Na+ एंड Cl- जो आयंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हम जो Cl यहाँ पे जो Cl आयंस है तो ऐड कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो सिस्टम फिर सॉलिड सॉल्ट फॉर्म करने लगता है ताकि आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस रहे और बैलेंस हो जाए। तो इसलिए सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड सॉल्ट, तो सॉलिड सॉल्ट फॉर्म होने लगता है। नाउ थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल KSP इक्वल्स टू QSP अगेन। सो अगेन आयनिक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP यूज होता है, एंड सॉल्यूशन में आयंस का एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन आयन प्रोडक्ट QSP जिसे हम कहते हैं, अगर सॉल्यूशन में कॉमन आयन ऐड कर दिया जाए तो QSP टेम्परेली KSP से ज़्यादा हो जाता है। सो जब QSP इज़ ग्रेटर देन KSP होता है तब सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और प्रेसिपिटेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक QSP फिर से KSP के इक्वल ना हो जाए, तो उस टाइम से सिस्टम न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। एक एग्जांपल है, पासिंग HCl गैस इनटू NaCl सॉल्यूशन इंक्रीजेस Cl- कॉन्सेंट्रेशन, CS- कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड
गैस को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में पास किया जाए तो सॉल्यूशन में जो Cl माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो HCl है, HCl जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो, क्या होता है वो डिज़ोल्व होता है। तो डिज़ोल्व होकर क्या बनाता है वो H प्लस एंड Cl माइनस आयंस फॉर्म करता है। तो जिससे जो रिएक्शन क्या बनेगा हमारा HCl दैट इज H प्लस सी एस माइनस। तो इसलिए सॉल्यूशन में जो HCl माइनस है वो HCl माइनस आयंस वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। नाउ दिस कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl। हाउ? अब सॉल्यूशन में Cl माइनस आयंस ऑलरेडी NaCl भी प्रेजेंट होता है और HCl ऐड करने से ज़्यादा हो जाता है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करता है। तो उस वो क्रिएट करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है और Na प्लस और Cl माइनस आयन कंबाइन होकर फिर से सॉलिड NaCl बनाता है। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट, जो NaCl है, ठीक है, तो यहाँ पे जो Na प्लस Cl ये क्या है, ये NaCl है जो सॉलिड फॉर्म में है। सो इस प्रोसेस की वजह से जो NaCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब ये चीज़ समझना, कॉमन आयन इफेक्ट इज़ यूज फॉर प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो कॉमन आयन इफेक्ट ये तब होता है जब किसी सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट आयन जैसा ही सेम आयन दूसरे कंपाउंड से ऐड किया जाता है तो ओरिजिनल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कॉमन आयन दैट इज सेम आयन ऐड करने से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ प्यूरिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया गया है। तो जब किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम करनी होती है, क्यों? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करे, तब कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर सॉल्यूशन में Cl माइनस आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हो और उसमें हम क्लोराइड सॉल्ट ऐड कर दें तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे जो AgCl जैसे सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन, जो AgCl है तो उसकी जो सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन है वो प्रेसिपिटेशन ईजिली हो जाता है। तो इसलिए ये मेथड एनालिटिकली केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल होता है। सो स्टूडेंट्स, second point, that is it helps precipitating ants as a sparingly soluble salt. So कॉमन आयन इफेक्ट का एक मेन एप्लीकेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से है। जब किसी सॉल्यूशन में कॉमन आयन ऐड किया जाता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है और सॉल्ट सॉलिड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि लेट चैटेलियर्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाता है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम में किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम उससे चेंज अपोज करता है, जिससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है जो इजीली सेपरेट किया जा सकता है बाद में। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने 3। वो एग्जांपल किसके रिगार्डिंग है? प्रेसिपिटेशन यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट के। तो कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ करके हम आयन की जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे? सिल्वर आयन Ag। जब सिल्वर आयन वाले सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस ऐड किया जाता है तो क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, सॉरी ये यहाँ पे, तो यहाँ पे AgCl क्या है? प्रेसिपिटेट है, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आयरन के बारे में है। तो अगर Fe3 प्लस आयंस वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड करते हैं तो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। वैसे यहाँ पे दिया है थर्ड एग्जांपल बेरियम आयन। तो बेरियम जब Ba2 प्लस आयंस वाले सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस ऐड किया जाता है तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन। सो कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में होता है। ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन क्या होता है? एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें किसी सब्सटेंस की अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन उसके प्रेसिपिटेट का वेट मेजर करके डिटरमाइन किया जा सकता है। तो कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस प्रेजेंट हो
तो उन्हें AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस प्रेसिपिटेट को फ़िल्टर किया जाता है, ड्राई किया जाता है और वेट किया जाता है, तो वेज किया जाता है, जिसके वेज यानी तो सिल्वर वेज करके सिल्वर की क्वांटिटी कैलकुलेट की जा सकती है, जिससे कॉमन आयन की इफ़ेक्ट एनालिटिकली केमिस्ट्री और लेबोरेटरी एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज का हमारा सेशन और ये चैप्टर यही ख़त्म होता है।